गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा लेसन 5 उपनिवेशवादी आक्रमण, इसका आपका टॉपिक तीसरा है। 2 टॉपिक आपके शुरू के हैं नहीं। इसमें आप पढ़ेंगे 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण और परिणाम। ये आपके टॉपिक कोर्स में दिया हुआ है, तो ये आपके लेसन 5 का ही एक पार्ट है, तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहले आज देखेंगे 1857 की क्रांति का स्वरूप कैसा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के आते ही आर्थिक शोषण करना प्रारंभ किया, राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उनकी नीति सिर्फ इतनी ही थी कि धन प्राप्त किया जाए और साम्राज्य का विस्तार किया जाए, और इन्होंने अपने उद्देश्यों के लिए भारतीयों में भय और असंतोष को बढ़ावा दिया, और इस असंतोष के कारण ही अलग अलग जगह विभिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के विद्रोह उत्पन्न हुए। इसमें 1806 में वेल्लोर, 1824 में बैरकपुर, 1842 में फिरोजपुर 34वीं रेजिमेंट का विद्रोह, 1849 में 7वीं बंगाल कैवलरी विद्रोह, 1855 और 56 में संथालों का विद्रोह, 1816 में बरेली का उपद्रव, 1831 और 33 में कोल का विद्रोह, 1848 में कांगड़ा विद्रोह और 1855-56 में संथालों का विद्रोह। ये सब जो जितने भी विद्रोह हुए सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से हुए। धीरे धीरे ये जो विद्रोह की भावना थी वो भड़कती रही। 1857 की क्रांति का इसी कारण जन्म हुआ। अब इसके कारण देखें 1857 की क्रांति के, तो कुछ इतिहासकार सैनिक असंतोष और चर्बी भरे कारतूसों को इसका प्रमुख कारण मानते हैं, लेकिन यह तो केवल सिर्फ एक मात्र चिंगारी थी जो आगे जाकर के बहुत अधिक विस्फोटक रूप में उत्पन्न हुई। जो राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आर्थिक कारण थे, उनके कारण एक भयंकर दावानल का रूप ले लिया इसने, कि यानी जंगल की आग का रूप ले लिया। भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई। सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। अंग्रेज अपने साम्राज्य की विस्तार करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने भारतीय रियासतों को प्रभावशाली नियंत्रण में लिया और धीरे धीरे उन्हें समाप्त करने की नीति अपनाई। लॉर्ड वेलेस्ली के अधीन सहायक संधि के रूप में इन्होंने इन रियासतों को एक आकार देने का प्रयास किया, और अधिकांश राजनीतिक कारण ये भी रहा कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इन्होंने व्यवगत सिद्धांत अपनाया, यानी कि राज्य हड़पने की जो नीति थी, जिसके कारण इन्होंने झांसी, नागपुर, उदयपुर, सतारा, बाघार, निज़ाम, मैसूर, मराठा आदि को कुशासन, यानी कि आपका शासन सही नहीं है, इस का बहाना लेते हुए इन्होंने व्यवगत सिद्धांत को बना करके शासन को हड़पा। इसी प्रकार से अवध का विलय भी कहा, और जबकि अवध जो शासन था, अवध का जो राजा था, वो हमेशा अंग्रेजों के वफादार था, लेकिन धीरे धीरे सैनिकों में असंतोष की भावना फैलने लगी। ये एक प्रमुख राजनीतिक कारण था। अंग्रेजों ने कई भारतीय जमींदारों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया, उनसे भूमि छीन ली, जिससे वो परेशान थे और नाराज़ थे। भारतीय मुसलमान अंग्रेज़ों से नाराज़ थे क्योंकि मुग़ल सम्राट जो बहादुर शाह जफ़र था, उसके प्रति इन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया, और उस बहादुर शाह की मृत्यु के बाद बादशाह पद को समाप्त करने की लॉर्ड कैनिंग ने जो घोषणा की, उससे भी ये और अधिक क्रोधित हो गए। एलन बेरा द्वारा बादशाह की भेंट भी बंद कर दी, सिक्कों से उनका नाम भी हटा दिया। तो मुस्लिम लोग भी इनके खिलाफ थे। डलहौजी द्वारा लाल किले पर खाली करने की बात भी से और अधिक मुसलमान क्रोधित हो गए, रोष उत्पन्न हो गया। अंग्रेजी शासन व्यवस्था से भारतीय संतुष्ट नहीं थे, और अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, लूट खसोट से भारतीयों में और अधिक असंतोष बढ़ा। और एक प्रमुख कारण ये भी रहा, 1833 में एक चार्टर एक्ट बनाया गया, जिसमें धर्म, जाति, रंग, वंश के आधार पर सैनिक और असैनिक सभी सार्वजनिक सेवाओं में बिना भेदभाव के नियुक्त की जाएगी, ऐसा था उसमें। लेकिन इन अंग्रेजों ने उस नीति का पालन नहीं किया, उस एक्ट का कोई पालन नहीं किया 1833 वाले का। इन्होंने अपने उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को ही नियुक्त किया। तो ये भी एक प्रमुख कारण रहा राजनीतिक। अब बात करें आर्थिक कारण की, तो भारत में अंग्रेज शासन का मूल उद्देश्य आर्थिक शोषण करना था। ये इस आर्थिक शोषण के जिन्होंने नीतियाँ अपनाई, उससे असंतोष की भावना और अधिक बढ़ रही थी। भारत में आत्मनिर्भर ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था थी, उसके कारण अंग्रेजों ने उसकी विशेषताएं थी कि अंग्रेजों की शोषण नीति
ने उसको भी नष्ट कर दिया। यानी कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अच्छी थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, भू राजस्व पद्धति से कृषकों, जो किसान थे, उसका शोषण कर रही थी। तो ग्रामीण लोग उस शोषण के कारण अपनी अर्थव्यवस्था को उनकी छिन रही थी, उनका सहारा छिन रहा था। भारत में जो निर्मित माल था, जो निर्यात किया जाता था, उस पर भी बहुत अधिक निर्यात कर लगाया जा रहा था। भारत के कच्चे माल पर कम निर्यात कर होता था। इंग्लैंड से जो माल भारत आता था, उस पर न्यूनतम आयात कर था। यानी कि हम अगर माल मंगा रहे हैं तो उस पर टैक्स हम ज़्यादा देंगे हमारे ही माल का। और भारत से निर्यात किया जाने वाला जो मलमल था, सूती रेशमी कपड़े थे, वो इंग्लैंड में 71% टैक्स लगाया जाता था। यानी अगर हमारा माल वहाँ जा रहा है तो हम पर 71% टैक्स लगाया जाएगा, कर लगाया गया था उस समय। भारतीय कपड़े के मुकाबले जब अंग्रेजी कपड़े की मांग अधिक नहीं बढ़ी तो अंग्रेजों ने भारतीय कपड़े का आयात बंद कर दिया, और धीरे धीरे परिणाम यह हुआ कि कपड़ा उद्योग पूर्णतः नष्ट हो गया। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति हुई, तो उसके कारण भी भारतीयों के उद्योग, जो अंग्रेजों की व्यापारिक नीति के पहले जर्जर हो चुके थे, समाप्त हो चुके थे, तब मशीनें आ गई उसकी जगह, और अंग्रेजों के जो उद्योग थे उसका वो सामना नहीं कर पाए, और इसके कारण हस्तकला उद्योग नष्ट हो गए, कारीगर बेरोजगार हो गए, और अनेक बस्तियां भी उजड़ गई। तो ये भी एक आर्थिक कारण था कि जो मजदूर थे वो अंग्रेजों से दुखी थे, परेशान थे, उनका रोजगार छिन रहा था। कंपनी के समय भारतीय धन लगातार निष्कासन हो रहा था, यानी कि भारतीय धन विदेशों में जा रहा था, और वो इंग्लैंड जा रहा था, और वहाँ के जो अंग्रेज़ थे वो अमीर होते जा रहे थे और अधिक, और भारतीय लोग निर्धन बनते जा रहे थे। अंग्रेजों की विनाशकारी औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत में अंग्रेजों के प्रति गहरा असंतोष उत्पन्न होने लगा था। अब बात करें सामाजिक कारण की, तो अंग्रेजों ने जाति भेद की भावना को लोगों में, जातिवाद की जो भावना थी उसको लोगों में प्रेरित किया, और अधिक भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखा गया उस समय। इसका एक उदाहरण था कि रेलवे में प्रथम जो श्रेणी थी, यानी फर्स्ट जो रिजर्व जो श्रेणी होती थी, उसमें भारतीय लोग यात्रा नहीं कर सकते, केवल अंग्रेजी कर सकते थे। इसी प्रकार सामाजिक उत्सव में भाग नहीं ले सकते थे अंग्रेजों के साथ भारतीय। यूरोपीय व्यवसायी द्वारा संचालित होटल, क्लब, इनमें भी भारतीयों का प्रवेश वर्जित था, केवल अंग्रेजी वहाँ प्रवेश कर सकते थे। और और अधिक अगर हम देखें तो एक आगरा में मजिस्ट्रेट थे, जिन्होंने एक आदेश निकाला था। उसमें कहा था कि प्रत्येक भारतीय, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उसे इस बात के लिए विवश किया जाना चाहिए कि सड़क पर अगर कोई अंग्रेज जा रहा है तो उसे वो सलाम करे, और अगर कोई भारतीय उस समय किसी घोड़े या गाड़ी पे बैठा है तो वो नीचे उतरे और खड़े रहे, और जब तक वो अंग्रेज वहाँ से न निकल जाए। इस प्रकार का आदेश निकाला, जो कि उस भारतीय जो जनता थी, भारतीय जो लोग थे, उनके अनुकूल नहीं था। पाश्चात्य शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया, क्योंकि पाश्चात्य प्रभाव हो रहा था। शिक्षा नीति का उद्देश्य शासन में केवल लिपिक, यानी कि जो जितने भी बाबू वर्ग है, जो लिपिक है, वो ही तैयार किए जाए, और सिर्फ वो उन्हीं की बात को लिखें, काले अंग्रेज तैयार करें, यानी लिखने वाले जैसा हम कहेंगे वैसा लिखें, ऐसा शिक्षा पद्धति थी। स्थानीय लोगों को गुलामी मानसिकता से तैयार किया जाए, और इतिहास के अंग्रेजों ने अपने अनुकूल लेखन करवाया जाए, ऐसा वो सोचते थे। इसी कारण आर्य आक्रमण, मूल निवासी, आर्य द्रविड़ जैसे भेद आज इसी कारण से खड़े हैं। इन बातों से भारतीयों में अंग्रेजों के विरुद्ध और अधिक तीव्र असंतोष उत्पन्न हुआ। तो आज हमने पढ़े आर्थिक और राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण।